गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण और जीवों में श्वसन। इसके बाद हम पौधों में परिवहन और जंतुओं में परिवहन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। परिवहन का मतलब आप जानते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज का जाना। ठीक है। जंतु एवं पौधों में परिवहन। ठीक है। आज तो इसमें आप लोगों ने देखा श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचाई जाती है। अभी तक जीवों में श्वसन में जो आपने पढ़ा है उसी के ये पॉइंट है। जीवित पौधों एवं जंतुओं में परिवहन भोजन, पानी, उत्सर्जित पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना अति आवश्यक होता है। तो ये सब जिस तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वो क्या है? परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक विलियम हार्वे थे और इसमें जो अंग कार्य करते हैं वो है हृदय, रुधिर वाहिनियां और रुधिर। ये सभी मिलकर मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। हृदय है, हृदय के बारे में आपको बताया गया। इसके आप इस चित्र पर ध्यान दीजिए तो पूरा आपको क्लियर होता चला जाएगा। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना होती है जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं और 4 कक्ष जो होते हैं उसमें 2 कक्ष, 2 आलिंद और 2 निलय, जिसमें 2 ऊपर वाले जो होते हैं वो आलिंद होते हैं और नीचे वाले जो होते हैं वो निलय होते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें आलिंद तथा निलय, हृदय के दाएं भाग में आलिंद तथा बाएं भाग में निलय रहता है। इसमें ध्यान से देखिए, हृदय के दाएं भाग में आलिंद तथा निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग में आलिंद और निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ये इसको आप यदि 2 पार्ट्स में बांट दीजिए तो ये दायां आलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया, इधर बायां आलिंद हो गया, बायां निलय हो गया। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि CO2 युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है इस पूरे पार्ट्स में और इस पूरे पार्ट्स में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और दोनों अपने लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते रहते हैं। इन्हीं को संकुचन तथा शिथिलन कहते हैं और इसी के कारण हमें धक धक की आवाज सुनाई देती है। इसे हृदय स्पंदन या हृदय धड़कन कहते हैं। ये पर मिनट यानी 72 टाइम पर मिनट होती है। 72 बार 1 मिनट में ये धड़कता रहता है। इतना तो हो गया। ये कैसे? आप पूरी कार्यविधि क्या है हृदय की, कैसे रक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाला शुद्ध होता है, फिर ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचती है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका बायां भाग फेफड़ों को छोड़कर शरीर के अन्य भागों में ब्लड को पंप करता रहता है। ये देख लीजिए, बायां भाग जो होता है केवल फेफड़ों को छोड़ करके शरीर के सभी भागों में पंप करता है ब्लड को और इसे सिस्टेमिक परिसंचरण कहते हैं। सिस्टेमिक परिसंचरण की भी परिभाषा आपके यहाँ पूछी जाती है तो इसे सिस्टेमिक परिसंचरण कहते हैं। जबकि जो दायां भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है, ये फेफड़ों को रुधिर पंप करता है और इसे पल्मोनरी, फेफड़ों को साइंटिफिक लैंग्वेज में पल्मोनरी यूज किया गया है तो ये पल्मोनरी परिसंचरण कहलाता है। ये तो हो गया कौन कौन परिसंचरण है, कौन कौन सा सर्कुलेशन। सबसे पहले अग और पश्च महाशिराओं से रुधिर दाहिने आलिंग में लाया जाता है और यहाँ से ये पूरा पार्ट आपका दाहिने आलिंग, ये महाशिराएं हैं, यहाँ से ब्लड पहले यहाँ पे आता है, फिर दाहिने आलिंग से फिर यहाँ से सीधे ये यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व अपने आप खुलता है और नीचे निलय में ब्लड चला जाता है और पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। ये जो है पल्मोनरी चाप है, इसके द्वारा यह फेफड़ों में पहुंचाया जाता है और फेफड़ों में क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ब्लड पल्मोनरी सिरा द्वारा बाएं आलिंग में लाया जाता है। अब पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में जाता है, फिर पल्मोनरी सिरा
के द्वारा जो है यहाँ पर आता है, बाएं आलिंग में प्रवेश करता है। यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है और अपने आप ब्लड यहाँ पर बाएं नीले में आ जाता है। जो शरीर के यहाँ पर जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, जो शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाया जाता है। और यह क्रिया इसमें 2 बार संपन्न होती है, तो इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ये जो मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। और ये जो पूरा है, इसमें एक चीज और, हृदय की धड़कन नापी किससे जाती है? स्टेथोस्कोप से। ये एरो के द्वारा आपको बताने की कोशिश की गई कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है और कौन सा ब्लड रहता है। जैसे दिया गया, दायां आलिंद है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है। इनमें कौन सा ब्लड रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है। और फिर फेफड़े में, फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। जब सांस हम छोड़ते हैं उसके द्वारा फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन को लेकर के बायां आलिंद, बायां निलय और फिर शरीर के अन्य अंगों में पहुंचता है। फिर वही प्रक्रिया चक्रीय क्रम में चलती रहती है। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ जो काम करती हैं वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं। और रुधिर वाहिनियाँ कई प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, शिराएं तथा केशिकाएं। अब धमनियों के बारे में देखिए, जो मोटी मोटी होती हैं, हमारे शरीर में गहरे लाल रंग की पाई जाती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। ये शरीर के में गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है। और इनकी दीवारें मोटी होती हैं, रक्त इनमें अधिक दबाव के साथ बहता है। रुधिर, धमनियां आपने पढ़ लिया, धमनियां। अब आता है शिराएं। शिराएं आप अगर अपने हाथ में देखिए तो हरे नीले रंग की होती हैं। ये शरीर की ऊपरी सतह पर त्वचा पे ही दिखाई देती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हृदय में लाती है। जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस रक्त को हृदय में लाती हैं। इसकी दीवारें पतली होती हैं, इनमें कम दबाव के साथ ब्लड बहता है और इनकी दीवारों में एक कपाट होता है जो रक्त को वापस नहीं जाने एक ही तरफ बहता है। केशिकाएं, धमनी तथा शिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। अगर कभी आपने देखा होगा तो ये धमनियां जो होती हैं मोटी होती हैं, शरीर के अंदर पाई जाती हैं। शिराएं ये हमको अपनी आंखों से दिखाई दे जाती हैं। केशिकाएं काफी पतली होती हैं, जो अन्य अंगों में पतली पतली पाई जाती हैं। अब तो ये हो गया एक पार्ट रुधिर परिसंचरण तंत्र का, दूसरा पार्ट खत्म हो गया। तीसरा है ब्लड। ब्लड के बारे में सभी लोग जानते हैं। हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है या खरोंच लग जाती है तो जो लाल रंग का तरल पदार्थ बहता है उसे हम रक्त कहते हैं। वो रक्त है और ये सभी कशेरुक जंतुओं में लाल रक्त पाया जाता है। इनका लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। इस चीज को भी आप समझ लीजिए, उसका जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। और कशेरुक जंतुओं में भी ब्लड तो पाया जाता है लेकिन वो रंगहीन होता है तथा अन्य रंगों का पाया जाता है। रक्त का कार्य क्या है? मेन इसका फंक्शन जो होता है, रक्त O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे O2 क्या है तथा CO2 क्या है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। रुधिर में निम्न भाग होते हैं, यानी 2 भाग पाए जाते हैं, रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। रुधिर शब्द से आप जान रहे हैं ये खून है, रक्त है। तो रक्त कणिकाएं हमारी 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को आप समझ लीजिए, लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी सफेद श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो होता है 100 से 120 दिन होता है। ये कणिकाएं जो है 100 से 120 दिन में अपने आप खत्म हो जाती हैं। ठीक है। आकार में गोल, तस्तरी नुमा,
दोनों ओर पिचकी होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। देख लीजिए आप ध्यान से नोट्स पे, गोल तस्तरी नुमा दोनों ओर पिचकी होती हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण अस्थि मज्जा जो है ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं किसमें बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, लेकिन भ्रूण में ये लीवर तथा स्प्लीन में बनती है। जो एम्ब्रियो होता है उसमें लीवर तथा स्प्लीन में बनती है। इसका कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन को पहुंचाती है WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। बड़ी इनमें केंद्रक पाया जाता है, अमीबा के समान अनियमित, इनमें वर्णक नहीं होता है जिसके कारण इनमें कोई रंग नहीं होता है। ये स्प्लीन में बनती हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, ये कई प्रकार की होती है। आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे ये कई प्रकार की पाई जाती हैं। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं तथा रुधिर की सफाई का भी कार्य इनके द्वारा होता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, इनका जीवन काल 8 या 10 दिन का होता है। छोटी होती हैं, केंद्रक पाया जाता है और 1 घन मिलीलीटर ब्लड में ये 2 से 5 लाख तक होती है। प्लेटलेट्स का मेन कार्य होता है चोट लग जाने में ये थक्का बनने में सहायता करती हैं। जैसे ब्लड ज़्यादा बहने लगता है, जो ऊपरी सतह से ब्लड बहता है तो थोड़ी देर अपने आप जो है थक्का बन जाता है। प्लाज्मा, ये हल्का पीले रंग का साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। ये रुधिर का लगभग 55 से 60% तक होता है। इसमें अकार्बनिक जो होते हैं वो क्षारीय लवणों के कारण इसका रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसाम्ल, हार्मोन्स विद्यमान है। यह एक तरल संयोजित ऊतक होता है, ठीक है। रुधिर कैसे जमता है इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। जब चोट लगने पर रुधिर केशिकाएं फट जाती हैं तो रुधिर वायु के संपर्क में आता है और प्लेटलेट्स के विकसित होने से एक तत्व बनता है। अंडरलाइन कर लीजिए, एक तत्व बनता है जिसे हम फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जो होता है प्लाज्मा में पाया जाता है वो फाइब्रिन में बदल जाता है और जो एक रेशे की भांति होता है। रेशे की भांति है तो क्या करता है, जहाँ पर जिस जगह पर चोट लगी होती है वहाँ पर एक जाल का रूप बना लेता है और इसी में क्या, जब जाल का रूप बना लेता है तो इसी में RBC और WBC उलझ जाती हैं और उस जगह पर थक्का बन जाता है और रक्त बहना वहाँ पर रुक जाता है। और जब रक्त बहना रुक जाता है तो उसके बाद में एक पीला सा पदार्थ निकलता है जिसे हम सीरम कहते हैं। ये सीरम में पूछा जा सकता है। ब्लड बनने के जमने के बाद जो एक पतला एकदम पदार्थ पतला सा ट्रांसपेरेंट निकलता है वो सीरम आता है। अब रुधिर वर्ग, सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग के बारे में बताया। उन्होंने RBCs में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के बताए हैं। इसमें कोई आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दिया जा रहा है। तो रुधिर वर्ग 4 प्रकार के कौन से थे? A, B, AB और O। बाद में इनका RH फैक्टर भी आप जानेंगे जो पॉजिटिव तथा नेगेटिव 2 तरह के होते हैं। तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव ऐसे बोला जाता है। A में एंटीजन A होता है लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल b होता है। B में एंटीजन B है और एंटीबॉडी A है और AB में एंटीजन AB है और इसमें कोई नहीं है। O में कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी AB होती है। और रक्त का जमना इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडीज पर भी निर्भर करता है, ठीक। अब आपने अभी तक मनुष्य के संचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा जानते हैं पौधों के बारे में। पौधों के बारे में आपके समझ अपने आप में ही कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि जल जड़ों से पत्तियों तक कैसे जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बना भोजन, जो भोजन बनता है
वो पौधों के विभिन्न भागों तक कैसे जाता है। ये कई तरह के प्रश्न हमारे पास आते हैं और मन में सवाल भी उठता है हमारे कि ये सब कैसे होता है। तो हम करते क्या हैं, पौधों में भी जैसे अपने शरीर में रुधिर वाहिनियाँ, केशिकाएँ ये सब पाई जाती हैं। इनसे जो है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, धमनियाँ, केशिकाएँ, शिराएँ। तो उस तरह से पौधों में भी कुछ जटिल ऊतक पाए जाते हैं जिनके कारण उनमें जड़ों में जो पानी हम डालते हैं वो पूरे उनके भागों में पहुंचता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनता है वो भी पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक जाल होता है जो 2 प्रकार के जटिल ऊतकों से बना होता है, जिसे हम जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, जाइलम जड़ों द्वारा, जाइलम मतलब 2 जटिल ऊतक होते हैं जो होते हैं जाइलम तथा फ्लोएम। तो इसमें जानिए जाइलम का क्या कार्य होता है। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक, तनों और पत्तियों तक पहुंचाता है। दूसरा आता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है पत्तियों में जो भोजन बन जाता है, जो हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पढ़ा था, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो ग्लूकोज बनता है वो जो होता है पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। आपने अब इस पाठ के अंतर्गत मनुष्य का परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया और पौधों में परिवहन में इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके ज़्यादातर प्रश्न में मतलब अभ्यास प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो उन अभ्यास प्रश्नों में जैसे आपके यहाँ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, अभी आपने पढ़ा जल एवं खनिज लवणों का परिवहन कौन सा वो करता है, जाइलम है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की नाड़ी की स्पंदन दर क्या होती है, नाड़ी मतलब 72 बार। फिर आपके यहाँ है रुधिर के कार्य लिखो। रुधिर के कार्यों में आपको बताया था O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। रुधिर के कार्य में ये जो तीनों ब्लड कणिकाएं पाई जाती इनके कार्य भी लिखे जा सकते हैं। हृदय के कार्य लिखिए। हृदय की कार्यविधि आपको इसमें बताई गई है पूरी। ठीक है, लाल रंग क्यों दिखाई देता है, ये भी हीमोग्लोबिन के कारण। पौधों एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन का अभी आखिरी में ही आपको बताया है। अगर परिवहन नहीं होगा तो पौधे क्या होंगे, हमारे पौधे मर जाएंगे, सूख जाएंगे। और मनुष्य के हृदय की काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य के हृदय का चित्र भी आपको इस नोट्स में बना हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको इन नोट्स के माध्यम से पूरी एक्सरसाइज हल हो जाएगी और हल कर लीजिएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।